नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फीडबैक एम्पलीफायर। इस यूनिट के आरंभ में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका उपयोग आने वाले टॉपिक्स और डेरिवेशंस में किया जाएगा। पहली परिभाषा है पुनर्निर्देश। पुनर्निर्देश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्गम पर प्राप्त वोल्टता का कुछ भाग निवेश को स्थानांतरण किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में एक ओर निवेशी टर्मिनल होते हैं तथा दूसरी ओर निर्गम टर्मिनल्स होते हैं। निवेशी टर्मिनल पर हम सोर्स के द्वारा प्राप्त वोल्टता को निवेश करते हैं और उसके कारण सर्किट में धारा प्रवाह होता है और हमें निर्गम टर्मिनल्स पर वोल्टता प्राप्त होती है। अब उस निर्गम टर्मिनल्स पर प्राप्त वोल्टता या धारा का कुछ भाग हम पुनः निवेशी वोल्टता में एक दूसरे परिपथ के द्वारा ट्रांसफर करते हैं और उसके कारण हमें प्राप्त वोल्टता में इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्निर्देश कहते हैं। यदि हमें निर्गम वोल्टता पर पहले से अधिक वोल्टता प्राप्त करनी है या कम करनी है, हम उसी हिसाब से पुनर्निर्देश करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पुनर्निर्देश दो प्रकार का होता है: धनात्मक पुनर्निर्देश या रीजनरेटिव फीडबैक। जब किसी प्रवर्धक का मूल निवेशी संकेत, जो मूल निवेशी संकेत का मतलब है जो हमें सोर्स से प्राप्त हो रहा है, तथा फीडबैक संकेत यानी जो फीडबैक्स जिस सर्किट के द्वारा हम आउटपुट पर प्राप्त वोल्टता का पुनर्निर्देश करते हैं, वो संकेत एक ही कला में हो, यानी समान कला में हो। यानी कि जो सोर्स से प्राप्त संकेत है और जो वोल्टता से प्राप्त संकेत है वो एक समान हो, तो निवेशी संकेत के परिणाम में वृद्धि हो जाती है। यानी दोनों सेम प्रकार के हो तो प्राप्त परिणाम दोनों में एडिशन से प्राप्त होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारा सोर्स से प्राप्त वोल्टता है और ये हमें फीडबैक से प्राप्त वोल्टता है। अब ये दोनों का जो कलांतर है वो शून्य है, यानी ये एक ही कला में है। जब इनका फीडबैक किया जाता है तो इनसे प्राप्त परिणाम इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि इन दोनों की जो पोजीशन है, वो जो वोल्टता का परिणाम है, परिमाण है, वो ऐड हो जाता है और हमें प्राप्त वोल्टता पहले से अधिक प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रकार के पुनर्निवेश को धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्राप्त वोल्टता है हमें पहले से अधिक प्राप्त हो रही है, यानी उसमें गेन में या लब्धि में जो है बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए इसको धनात्मक या रीजनरेटिव पुनर्निवेश कहते हैं। इनका उपयोग ऑक्सीलेटर्स में किया जाता है। आगे दूसरा प्रकार है ऋणात्मक पुनर्निवेश। ऋणात्मक पुनर्निवेश का मतलब है कि जब सोर्स से प्राप्त मूल वोल्टता और पुनर्निवेश से प्राप्त वोल्टता विपरीत कला में हो या उनमें कलांतर हो, विपरीत कला में हो या उनमें कलांतर हो, तो निवेशी संकेत के जो एम्पलीट्यूड है, परिमाण है,
कमी, उसमें कमी आ जाती है, यानी दोनों अलग अलग कला में हो तो दोनों का क्या होगा, फिर माइनस हो जाएगा और इससे प्राप्त वोल्टता का परिणाम कम हो जाता है, इसलिए इसे ऋणात्मक या डिजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। इसके कारण जो सर्किट है या जो प्रवर्धक है उससे प्राप्त वोल्टता में या लब्धि में कमी आती है। इसका उपयोग हम प्रवर्धक में उत्पन्न डिस्टॉर्शन या उसकी स्टेबिलिटी को स्थायी रूप से करने में करते हैं। इसका जैसे हम डायग्राम के द्वारा समझें इसको, तो ये हमारा सोर्स से प्राप्त वोल्टता है तथा ये हमें फीडबैक जो परिपथ है उससे प्राप्त वोल्टता है। इस ऊपर वाला हमें सोर्स से मिल रहा है, ये हम इसको फीडबैक से दे रहे हैं। अब इन दोनों की जो कला है, इन दोनों का जो वेव है वो अलग अलग कला में है, यानी कि ये इसका सुरंग है और ये इसका गर्त है, दोनों की में एक ही कला में अंतर है। तो प्राप्त जो वोल्टता है इन दोनों के माइनस से जो परिणाम आएगा, दोनों के अंतर से जो परिणाम आएगा वो हमें प्राप्त होगी। इसके कारण जो सर्किट है उसकी वोल्टता में कमी आती है और जो लब्धि है उसका मान भी घट जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगली परिभाषा, पुनर्निर्वेशी प्रवर्धक फीडबैक एम्पलीफायर। जब किसी प्रवर्धक के निर्गम से कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टता या धारा का भाग उसके निवेश में पुनर्निर्वेश कर दिया जाता है तो उसे पुनर्निर्वेशी प्रवर्धक कहते हैं। यानी कोई एम्पलीफायर है, उससे प्राप्त वोल्टता या धारा में से उसका कुछ भाग या जैसी हमें आवश्यकता है कुछ भाग या संपूर्ण भाग को हम पुनर्निर्वेश कर दें तो इससे पुनर्निर्वेशी प्रवर्धक कहते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में समझें कि ये एक पुनर्निर्वेशी प्रवर्धक है और यहाँ पर इसमें एक वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है। तो इस वोल्टता का कुछ भाग हम इस सर्किट के द्वारा इसके निवेश पर पुनर्निर्वेश कर देते हैं और ये जो भाग है सोर्स से प्राप्त वोल्टता में ऐड होकर पुनः फिर प्रवर्धक में प्रवाहित होता है, जिससे हमें प्रवर्धक की लब्धि में या गेन में जो परिवर्तन प्राप्त होता है। अब हम लब्धि की इस परिभाषा समझें तो यदि हम फीडबैक से पहले की लब्धि देखें तो लब्धि का मतलब है लाभ, वोल्टता में कितना लाभ होगा। तो वोल्टता लाभ या लब्धि बराबर, भाई हमने कुछ इनपुट किया और उससे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के अनुपात को हम लब्धि कहेंगे। तो ये जो लब्धि है ये पुनर्निर्वेश से पूर्व की लब्धि है। अब हम पुनर्निर्वेश कर रहे हैं तो पुनर्निर्वेश के अनुपात को जितना हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है और उसमें से जो भाग ले रहे हैं उस पर निर्भर होती है। तो पुनर्निर्वेशी अनुपात जिसे हम बीटा से शो सिंबलाइज करते हैं, तो पुनर्निर्वेशी वोल्टता अपॉन आउटपुट वोल्टता के अनुपात को हम पुनर्निर्वेशी अनुपात या बीटा कहते हैं। अब इस इक्वेशन से बीटा का मान हमें आता है बी एफ अपॉन बी ओ। बी एफ पुनर्निर्वेशी वोल्टता है तथा बी एफ निर्गम वोल्टता है। इन दोनों के अनुपात को बीटा कहते हैं और यहाँ से बी एफ का मान हमें प्राप्त हुआ बीटा बी जीरो।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब पुनर्निर्वेश के पश्चात मान लीजिए निर्गम बोल्टता हमारी बी डैश जीरो हो। ठीक, बी डैश जीरो हो और फिर पुनर्निर्वेश के समय इनपुट वोल्टता क्या हो गई, दोनों का सोर्स से प्राप्त वोल्टता और फीडबैक से प्राप्त वोल्टता बी आई एफ। तो इस समय गेन हमारा क्या हो गया, जो वोल्टता लाभ है वो हो गया बी डैश जीरो अपॉन बी आई एफ। और यहाँ से बी आई एफ हमारा हो गया, ए को नीचे ले गए, बी आई एफ को उधर लेकर मतलब को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो बी आई एफ बराबर बी डैश जीरो अपॉन ए। और हम जानते हैं बी आई एफ क्या होता है, बी आई प्लस बी एफ, यानी कि मूल निवेशी वोल्टता तथा पुनर्निवेश से प्राप्त वोल्टता का योग। अब बी एफ बराबर इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा था बी एफ बराबर बीटा बी जीरो। अब इन सब के मान हम समीकरण नंबर 4 में रखें तो हमें प्राप्त होगा बी डैश ओ ए अपॉन बी आई प्लस बीटा बी डैश जीरो। अब यहाँ से बी डैश बराबर ए का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो बी आई ए बीटा बी डैश जीरो, और इस टर्म को हम इधर ले गए तो बी डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए बीटा इजकल टू बी आई ए। और बी आई को इधर क्रॉस प्रोडक्ट में इधर इजकल टू से इधर ले गए तथा जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको इधर ले आए। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, और इसे ही हम कहेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये वोल्टता लब्धि का है। तो पुनर्निवेश के पश्चात वोल्टता लब्धि को यदि हम ए एफ कहें तो ए एफ बराबर हमारा आता है ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। और यह जो इक्वेशन है जनरल फीडबैक इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि फीडबैक के पश्चात जो वोल्टता लाभ है, जो लब्धि है ए एफ, उसका फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा होता है, जहाँ ए खुला पास लब्धि है यानी कि पुनर्निवेश से पूर्व की लब्धि, और ए एफ पुनर्निवेश के पश्चात की लब्धि है। अब इसमें हम विभिन्न कंडीशंस को देखें। जो पहली कंडीशंस हैं वो ये कि 1 माइनस ए बीटा का मान एक से अधिक हो। एक से अधिक हो यानी कि ए बीटा का मान कैसा हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तभी तो माइनस ए बीटा क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस होगा तो ये इसमें ऐड होकर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। तो इस एक से अधिक होने पर इस इक्वेशन को हम देखें और इन दोनों में कंपेयर करें तो देखिए नीचे का जब पोर्शन ए माइनस ए बीटा का मान एक से अधिक होगा तो ए एफ का जो प्राप्त परिणाम है वो ए से कम प्राप्त होगा। यानी कि इस प्रकार की कंडीशन में हमारे पास जो वोल्टता परिणाम प्राप्त होगा वो पूर्व के वोल्टता परिणाम से यानी कि फीडबैक से पूर्व के परिणाम से कम प्राप्त होगा। तो इसमें वोल्टता में कमी आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्निर्वेश। अब दूसरी कंडीशन है कि 1 माइनस ए बीटा इजकल टू जीरो हो, यानी कि ए बीटा बराबर
1 हो तो ए एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 नहीं, अनंत हो जाएगा। जैसे इसमें ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, इसमें 1 माइनस ए बीटा है। यदि ए बीटा का मान 1 होगा तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो ए एफ का मान कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। तो इस परिपथ को हम बिना निवेश के हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यानी कि इस तरह की कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटर कहते हैं। अगली जो कंडीशन है उसमें हम यदि ए बीटा का मान धनात्मक हो, ए बीटा का मान क्या हो, धनात्मक हो, यानी 0 से बड़ा हो, तो जो ये हमारा डिनोमिनेटर है इसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ये जो परिणाम है वो हमें इस परिणाम ए से अधिक प्राप्त होगा, यानी कि ए जो है वो ए एफ से कम होगा। और पुनर्निवेश के प्राप्त बाद जो वोल्टता लाभ ए एफ है उसका मान पूर्व से अधिक होगा। तो इस प्रकार के पुनर्निवेश को धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। पहली बात, किसी भी परिपथ की लब्धि उसमें जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ताप तथा ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। अब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पर जब हम निर्भर करती है तो हम किसी भी पुनर्निवेश का जो स्थायीकरण है वो एक स्थायित्व गुणांक के द्वारा निर्धारित करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एस बराबर डी ए अपॉन ए। एस यहाँ पर स्थायित्व गुणांक है, डी ए अपॉन ए जिसमें ए हमारा पुनर्निवेश से पूर्व का वोल्टता लाभ है, यानी वोल्टता लब्धि है। अब इसमें डी ए एक छोटा सा परिवर्तन है और ए इसकी में एक वोल्टता लाभ है। इसी प्रकार पुनर्निवेश के पश्चात हम देखें तो वोल्टता लाभ क्या हो जाएगा, डी ए एफ अपॉन ए एफ। और पुनर्निवेश के साथ जो स्थायित्व गुणांक है उसको हम एस डैश से सिंबलाइज करेंगे। अब वोल्टता लब्धि का फॉर्मूला है ए एफ इजकल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अब हम इस जो फॉर्मूला है इसको ए के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए डी ए एफ अपॉन डी ए इजकल टू 1 माइनस ए बीटा प्लस ए बीटा अपॉन 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। और यहाँ ए बीटा से ए बीटा कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा होगा। अब इस वाले फॉर्मूले में यदि हम 1 अपॉन ए बीटा का मान निकालें तो 1 अपॉन ए बीटा का मान क्या आएगा, ए एफ अपॉन ए, जो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए एफ को हम क्रॉस प्रोडक्ट में इधर ले जाते हैं तथा डी ए को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा डी ए एफ अपॉन ए एफ इजकल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा डी ए अपॉन ए। अब इन दो इक्वेशन से हम s और s डैश का मान यहाँ रखेंगे। तो s डैश बराबर
एस अपॉन 1 माइनस ए बीटा प्राप्त होगा। अब इस फॉर्मूले से स्पष्ट होता है कि प्रवर्धक के स्थायित्व के लिए स्थायित्व का गुणांक का मान कम होना चाहिए, अर्थात जो नीचे का पोर्शन है उसमें कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए कि 1 माइनस ए बीटा का मान 0 से अधिक हो। तो ऐसी कंडीशन कौन से उसमें, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ऐसी कंडीशन आती है ऋणात्मक पुनर्निर्वेश में ये वाला पोर्शन 1 से अधिक हो तो हमें एस डैश का मान कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा प्रवर्धक का स्थायित्व का मान बढ़ता है। अब दूसरा जो लाभ है ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा प्रवर्धक में जो उत्पन्न डिस्टॉर्शन है, विरूपण है या रब का जो न्यूनीकरण है वो किया जाता है। प्रवर्धक में जब हम अधिक आयाम के संकेत का निवेश किया जाता है तो उसके जो प्राप्त परिणाम है उसमें हमें इस प्रकार के डिस्टॉर्शन प्राप्त होते हैं, जैसे कि इस जो सर्किट है उसमें जो ग्राफ है उसमें हमें बताया गया है। इस प्रकार के डिस्टॉर्शन का कारण हमें प्राप्त वोल्टता में जो रब की समस्या है, नॉइस जिसे बोलते हैं, नॉइस या जो उसका अरेखीय विरूपण हमें प्राप्त होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक ऋणात्मक पुनर्निवेश का जो कंडीशन है उसका उपयोग करते हैं। अब रब जो निर्गत धारा में जो अनियमित परिवर्तन आता है वह ताप के कारण आवेश वाहकों क्योंकि अनियमित गति होती है उसके कारण जो प्राप्त परिणाम है उसमें हमें नॉइस प्राप्त होती है। सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रवर्धक के में उत्पन्न विरूपण और विकृति को रब को बीडी जनित्र द्वारा निरूपित करें जो प्रवर्धक के निर्गम के श्रेणी क्रम में लगा हो। हम इसमें एक और जंत्र ऐड कर देते हैं जो प्राप्त वोल्टता के श्रेणी क्रम में लगा हो, जिसे हम बीडी नाम दें। तो वो इस सर्किट में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बीडी लगा हुआ है ये, जो कि बीओ के श्रेणी क्रम में है। इसके द्वारा हम इस समस्या को दूर करते हैं। बिना पुनर्निर्वेश के द्वारा निर्विष्ट संकेत बी आई और निर्गम वोल्टता B0 हो तो B0 का मान क्या प्राप्त होगा, हमें इस सर्किट में जो है ये प्राप्त होगा। और अपरूपण रहित वोल्टता BOS बराबर ABI होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गए। पुनर्निर्वेश के साथ निवेश वोल्टता का इस प्रकार समायोजन करें कि निर्गम वोल्टता का मान BOS के बराबर हो। इसके लिए हम निवेशी वोल्टता का मान BI से कुछ भिन्न इनपुट में लगाएंगे। यदि वह BI डैश हो तो BO डैश बराबर ABIF प्लस BD होगा और BIF का मान BI डैश प्लस BF प्रतिस्थापित करें तो BO डैश बराबर A BI डैश प्लस बीटा BO डैश प्लस BD। और हम इसमें
इस वाली टर्म को इधर ले जाएं तो बी ओ डैश कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ए बीटा प्राप्त होगा इजकल टू ए बी आई बचेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात बी ओ डैश इजकल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, हम इस वाले टर्म का इधर दूसरी वाली टर्म में भाग दे देते हैं, तो हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त होगा। अब समीकरण 1 और 3 से बी ओ इजकल टू बी ओ डैश से हम ए बी आई बराबर ए बी आई डैश अपॉन 1 माइनस ए बीटा रखें, तो यहाँ से बी आई डैश इजकल टू ए बी आई अपॉन बी आई प्राप्त होगा। तो समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि बी आई डैश का मान 1 माइनस ए बीटा बी आई लें तो निर्गम वोल्टता पर पूर्व के बराबर प्राप्त वोल्टता प्राप्त होगी, तथा विकृति का मान 1 माइनस ए बीटा ग्रेटर देन 1 होने से कम प्राप्त होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार। Empowerment in frequency response by negative feedback। बैंड चौड़ाई में वृद्धि। पहला जो हम इंक्रीज इन बैंड विड्थ, हम जानते हैं कि आरसी युग्मित प्रवर्धक की निर्गम निम्न आवृत्तियों पर लब्धि एल ए एम माइनस 1/1 माइनस जे एफ एल एफ होती है। ये हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। तो उच्च आवृत्ति ए एच बराबर ए एम प्लस जे एफ अपॉन एफ एन होती है। निम्न आवृत्तियों पर जो प्राप्त लब्धि है वो ये होगी, तथा उच्च आवृत्तियों पर प्राप्त लब्धि ये प्राप्त होती है। अब इसमें पुनर्निवेश युक्त लब्धि प्रवर्धक की लब्धि का मान ए एफ बराबर ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, तथा निम्न आवृत्तियों ये पुनर्निवेश युक्त जो आवृत्ति है वो उसका फॉर्मूला ये है। तो निम्न आवृत्ति पर पुनर्निवेश लब्धि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा, तथा समीकरण 1 से समीकरण 4 में मान रखने पर हम यहाँ मान रखेंगे ए एल का मान। ए एल का मान यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसमें मान रखेंगे समीकरण 4 में। तो ए एम ये वैल्यू इनपुट की और जो कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ वो ए एल एफ बराबर ए एम एफ 1 माइनस जे एफ एल एफ अपॉन एफ प्राप्त हुआ, जहाँ पर ए एम एफ बराबर ए एम 1 माइनस ए एम एफ बी, तथा एफ एल बराबर 1 माइनस ए एम बीटा है। सॉरी, मैं पिछले टर्म में बी भी भूल गया था, वो बीटा है। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए
इसका मान 1 से अधिक होता है तो LF का मान FL से कम प्राप्त होगा। इस प्रकार उच्च आवृत्ति पर पुनर्निवेश लब्धि हमें AHF तथा AH1 माइनस AH बीटा प्राप्त होगी, जहाँ पर ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 से इसमें रखेंगे तो यहाँ रख कर दिया है, सारी वैल्यू रख दी है। तो इसके पश्चात हम जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा और HF है वो FS से अधिक प्राप्त होगा ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए। समीकरण 5 और 7 से स्पष्ट होता है कि प्रवर्धक में पुनर्निवेश द्वारा बैंड चौड़ाई में वृद्धि होती है तथा आवृत्ति परास में एक नियत लब्धि प्राप्त होती है। ये हमारा इसमें प्राप्त होता है कि ये पुनर्निवेश के से पूर्व की बैंड चौड़ाई है और ये पुनर्निवेश के बाद की चौड़ाई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में बैंड चौड़ाई में हमें वृद्धि प्राप्त होती है। अगला हमारा टॉपिक है पुनर्निवेश की तकनीक। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसमें हम ये सीखेंगे कि हम डायग्राम से देखकर कैसे पता लगाएं कि हम किसका बोलता कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। इसमें हम डायग्राम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बोलता का पुनर्निवेश किया गया है या धारा का पुनर्निवेश किया है। इसके लिए आप अपना अगला ई लेक्चर ज़रूर देखें।